अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवा नाइट्स। कैसे सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समय के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। उसको बस एक ही बात, तो चले स्टार्ट करती हैं। उसको बस एक ही बात पर गुस्सा आया था, उसकी सारी रात बर्बाद हो गई थी। आजकल उसके पेपर करीब थे, इसलिए रातों को जाकर वो तैयारी कर रहा था ताकि पेपर वाले दिन बस सरसरी सार सरा कुछ एक दफ़ा देख लिया जाए। और हर दफ़ा यही उसकी रूटीन होती थी, जो यूं ही होने वाले फारिग करते वो अपनी तैयारी के लिए टाइम टेबल बना लेता। रातें और म्यूज़िक सुनने के साथ साथ पढ़ाई में गुजरती और दिन को खोते घोड़े के सब बेचकर सो रहा होता। अब वो उसको लेने आए, सारी बात क्लियर करने के बाद वो उसको लेकर गाड़ी तक आए, तो उसने ये कहकर उन्हें रोक दिया। अब क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक कर इंतज़ार कर सकते हैं जब तक उस लड़के के घर से कोई नहीं आ जाता? तुम्हारे सामने ही तो था। था ना, थानेदार से बात हुई है, उन्होंने फ़ोन कर दिया है, वो लोग आ जाएंगे, मगर मुझे कल ऑफिस भी जाना है, पहले ही इतनी लेट है। फिर आप घर पर चले जाएं, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर आ जाऊँगा। देखिए ना, वो मेरी यूनिवर्सिटी फेलो है, ऐसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ जाऊँ ताकि कोई पंगा कर दो, ठीक है। अगर तुम्हारा रुकना इतना ही ज़रूरी है तो हम उस बच्ची के घर वालों के आने तक का इंतज़ार कर लेते हैं, पर अगर वो सुबह दिन चढ़ने तक भी ना आए तो फिर क्या कह सकते हैं? रुकना तो इधर ही पड़ेगा। यानी तुम्हारे दिमाग में दर्द का खनास भर चुका है, तो मुझे रिलैक्स हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल दिन निकलने से पहले हम घर जा पाएंगे। तलाल ने अपनी सीट पीछे को सीधी की और सीने पर हाथ बांधकर आंखें मूंद ली। वो नींद के पक्के थे। थोड़ी ही देर में उनके खराटे गूंजने लगे। मीसम अगले 3 घंटे तक खाने के बाहर आने जाने वाली गाड़ी का जायजा लेता रहा। फिर एक गाड़ी आई जिसमें से निकलने वाले अफराद को देखते ही वो जान गया, यही रुबाब आलम के लिए आए हैं। गाड़ी के फ्रंट पैसेंजर सीट पर मौजूद फ़र्द गाड़ी से बाहर नहीं आया था, सिर्फ ड्राइविंग सीट से निकलने वाले दरमियान उम्र का मर्दाना था। मर्दानदार थाने में गया था। 15 मिनट बाद वापस आकर गाड़ी में बैठ के 3 मिनट बाद मिसम ने रुबाब का चेहरा गेट में उभरता देखा तो फ़ौरन बाहर आया। उसने बात करना चाही, मगर रुबाब कोई भी रद्दमल दिखाए बगैर आगे बढ़ गई। उसका चेहरा तो ढांपा हुआ था, मगर वो उसके कदमों के लड़खड़ाहट महसूस कर सकता था। वो जाकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी आगे बढ़ गई। वो वहाँ खड़ा होकर दूर जाती गाड़ी की बैक लाइट को देखता रहा, फिर अपनी गाड़ी के हॉर्न बजने पर मुतवज्जा हुआ। तेज़ी से कदम उठाता जाकर गाड़ी में बैठ गया। देख लिया, अब सुकून हो गया। क्या अब हम अपने घर जा सकते हैं? जाकर तुमने अपनी माँ से सर्विस करवानी है और साथ-साथ मुझे भी सुनवाओगे। अजीब लड़की है, मैं उसकी मदद करने के चक्कर में यहाँ फँस गया। उसने 2 मिनट रुक कर बात भी नहीं की। सुनी, भलाई का ये हाल होता है, चलो उसको छोड़ो, अब मैं अपनी माँ की सोचो। तो क्या है, आप मेरे लिए अपनी बीवी से थोड़ी-सी डाँट नहीं खा सकते? तलाल अहमद ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसको घूरा। शर्म नहीं आती? नरगिस वाला क्या चक्कर था? जानते हो तुम जेल भी जा सकते थे। ड्रग्स वाला क्या चक्कर था? क्या जानते हो तुम जेल भी जा सकते? बेफ़िक्र है, मुझे इल्म है था। आप मुझे यहाँ चंद घंटे नहीं रहने देंगे। जेल जाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर जानते हो, कभी-कभी अच्छे से अच्छा वकील भी आपके काम नहीं आता। इसलिए इंसान को ज़िंदगी में मुहतात होकर ही गुज़ारनी चाहिए। अब बताओ, ड्रग्स कहाँ से आए? एक दोस्त के थे, कल यूँ एवें ही मेरी जेब में रह गए। आइंदा ख़्याल करूँगा, करना भी चाहिए। अब अपनी माँ को सारी बात में से ड्रग्स निकाल कर तफ़सील बताना, और वरना अगली सारी उम्र नशे के ताने सुनते गुज़ारोगे। मैं तो कुछ भी बताने की हालत में नहीं हूँ, इतना थका हुआ हूँ, जाते ही सोना चाहता हूँ। अलबत्ता आप उनको सब बता सकते हैं, बड़े हिम्मतलबी हो। जी, भलाई का भी तो ज़माना नहीं है। उसका इशारा समझकर तलाल अहमद मुस्कुराने लगे। दिन को वह सोकर उठा तो सारी बात भूल चुका था। वही रूटीन की काम शुरू हो गए। ये तो 1 हफ्ते बाद की बात है, जब उसके कुछ दोस्त उसकी तरफ आए, जिनको उसने शानदार सा लंच घर पर ही करवाया। खाने के बाद बैठे सब गप्पे हाँक रहे थे, जब एक ने अचानक तस्करा छेड़ा। मिसम, तुम नायला को जानते हो? हाँ, बहुत सारी नायला नामी लड़की तो को जानता हूँ। अब न जाने तुम किस वाली को पूछ रहे हो। फैसल जब बज़ाहिर ऊँग रहा था, फिट बोला, माशाल्लाह, हर नायला शुमायला करेला का हदुद-दारबा भाई ने ज़ुबानी रटा हुआ है। कमरे में कह गूंजे, जबकि मिसम ने एक कुशन से रखकर निशाना फैसल के सर पर मारा। जवाब में वो कर रहा कि मेरे सर में मारना ज़रूरी था, मेरी सारी नींद भागा दी। तीसरा तेज़ी से दरमियान में सीखा, यार मैं यहाँ एक बड़ी संजीदा बात करने लगा। तुम लोगों ने अपना भंड खाना शुरू कर दिया। जी जी मौलाना, फरमाइए। ज़रूर इस नायला का फ़ोन नंबर चाहिए होगा। फैसल की बात पर वो बोला, हर किसी को अपने जैसा नालायक ना समझा करो। नंबर हम खुद बराह रास्त मांग लेते हैं, तुम्हारी तरह क्रोजी की मदद कैसे नहीं। फैसल की शक्ल देखने वाली थी, मुंह बनाकर बोला, अल्लाह करे तुम सबके फ़ोन या तो पानी में गिर जाएं या सारी कॉन्टैक्ट मेमोरी डिलीट हो जाए। फिर क्या होना है? अपने मतलूबा नंबर में हमने दिल पर लिखे हुए हैं। शहबाज की बात पर सारी टीम हंस हंस कर लूट पुट हो गई। मिसम ने शहबाज की त्वचा अपने वापस नायरा की जान करवाई। हाँ, तो किस नायरा की बात करे और क्यों? भाई, वो जो फोटोग्राफर उफर रुबाब आलम की कज़न है। अब मिसम की सारी त्वचा शहबाज पर थी।
हाँ, जानता हूँ उसको। क्या हुआ है यार, वो मेरी कज़न की दोस्त है और मेरे कान में तेरी और रुबाब आलिम के हवाले से एक बात पड़ी है। अब मैं जानता नहीं जानता किस कदर सच है, पर जो जो जूनियर्स में ये बात सारी फैली हुई है, मीसम के अलावा बाकी तीनों भी शहबाज का मुंह देख रहे थे। फैसल से ज़्यादा इंतज़ार नहीं हुआ था। ओए भाई, बिग भी बुक भी दे बक भी दे, क्या सस्पेंस फैलाकर बच्चों की जान लेनी है। यार, बात करने से पहले मैं एक बात साफ कर दूं, मुझे इस सारी कहानी पर ज़रा यकीन नहीं है, क्योंकि रुबाब आलम को भी देखा है और वो अच्छी लड़की है और अपने भाई से वाकिफ़ कौन वाकिफ़ नहीं। पर रुबाब की कज़न ने मेरी कज़न को ये बताया है, जिस दिन कैरी में हम लोग नुमाइश देखने गए थे, उस रात को ये दोनों डेट पर थे, जहाँ पर पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। कमरे में कितनी देर तक खामोशी छाई, फिर सबसे फैसल ने कहा मारा, बड़े प्यारे क्या लतीफ़ा सुनाया। वो दूसरा एक बोला, कैसी फजूल बकवास है। मिसम की खामोशी पर सब एक दूसरे को सवालिया नज़र से देखने के बाद उसको घूर रहे थे। फैसल ने पहल की, हजूर आप क्यों शक्ल से गिल्टी गिल्टी से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ, इस रात का डिनर तो मैं तूने मेरे साथ किया था, और जब मैं मेरे घर से गए थे उस वक़्त को कौन सा डेटिंग स्पॉट खोला हुआ था। जहाँ तक रही रुबाब की बात, वो तो बेचारी शक्ल से ही अल्लाह की बंदी मालूम होती है। उस वक़्त अपने घर आराम से सो रही होगी, पर ये नाला बड़ी ख़राब लड़की है, कैसी अफ़वाहें फैला रही है। उस दिन रुबाब मेरे साथ थी और हम लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। अब वो चारों के चारों मुँह खोले, आँखें फाड़े उसको ऐसे देख रहे जैसे अचानक से मिसम के सैकिंग सिंग निकल आए हों। उसने उनकी शक्ल देखी और आँखें घुमाते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, बगैर तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कत्ल का इतराफ़ कर लिया है। ज़ाहिर बात है, जो कुछ उस वाक़ये के बारे में फैलाया गया है वो सब बहतान है, सब सच बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। मैं तो इतने दिनों से ये बात सिरे से भूल ही चुका था, अभी तो उन्हें ज़िक्र के तो याद आई। मिस तलार, हकीकत पर रोशनी डालो वरना मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। उससे फैसल को घूरा, अगर इतनी जल्दी तो मैं हूँ तो पहले ही तुम ही मर जाओ। सच्चाई मैं तुम्हारी कब्र पर आकर बता जाऊँगा। फैसल बिल्कुल ही बदमज़ा नहीं हुआ। मिसम ने मुख्तसर सा उस रोज़ का वाक़या बता दिया। यार, इंतहा की हालत है, वो दो लोग एक साथ नज़र क्या आ जाएँ, उनको बदनाम कर दिया जाता है। कोई सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई आदी मुजरिम है उसकी तो अलग बात है, मगर वो लोग अपनी राह सीधी रखने वाले हों, उनके बारे में मुंह खोलने से पहले बंदा कोई खुदा का खौफ ही कर लेता है। अब ये बात तकरीबन यूँ नहीं कि हर जूनियर्स के सब मालूम है, एक दूसरे को बढ़ चढ़ा कर बता रहे थे। मुझे सच्ची में रुबाब के लिए अफसोस हो रहा है। वो बेचारी तो ये सब डिज़र्व नहीं करती। शहबाज के बाद में सबने खामोशी से इस बात में सर हिलाए। वो चारों ही इंतहाई लायक लड़के थे, किसी किस्म की फजूल सरगर्मी में कम नहीं ही नज़र आते थे। ऊपर से इंतहा ये है, नायला के भाई की शादी रुबाब के साथ होनी थी, पर अब उन लोगों ने मंगनी तोड़ दी है, क्योंकि रुबाब का किरदार मशकूक हो गया है। मैसेम गुस्से के साथ अपनी जगह से उठा, व्हाट द हेल मैन, एक छोटा सा वाक़या हुआ, उसमें इसका किरदार कहाँ से आ गया। हमारे लोगों का ज़हनी तौर पर बड़ा होने की ज़रूरत है। वैसे तो ये नारा बीबी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से तलीम ले रही हैं, पर अंदर से तो नरी शैतान है, जिसका तलीम में भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सदा अफसोस है। और क्या कहा जाए, कैसर ने अपनी राय दी और तब ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बीसम की बेडरूम में मौजूद थे, वो सब इस वक्त दरवाजे के करीब ही था। मैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला, सामने मरिया खड़ी थी। उसने बहन को देखकर भुआं चकाई। शहबाज भाई की अम्मी का फ़ोन आया था। फ़ोन था, कह रही थी जूता लेकर आ रही हैं। तब तक मीसम को बोला, उनके दोस्त को पकड़ कर रखे, खबरदार जो मेरे आने तक उसको हिलने दिया। शहबाज अपने सर पे हाथ मारता बोला, मरवा दिया ना। एक तो तुम अपने कमरे में क्लॉक ना लगाना, इधर आकर बंदा वैसे ही वक़्त की रफ्तार भूल जाता है। अम्मी ने कहा था 5 बजे मैं उनको मामू की तरफ से उठा लूँ, क्योंकि उन्होंने आंखें दिखाने जाना है। शहबाज उठकर जूते पहनने के साथ साथ उन लोगों को बताता जा रहा था। एंड पर फैसल के कंधे पर थपकी मारी, चल मेरे साथ रात को तुझे घर ड्रॉप करूँगा। तुमने अम्मी के साथ जाना है, मैं वहाँ क्या करूँगा, इसलिए तो कह रहा हूँ, वहाँ काफ़ी वक़्त लग जाता है, मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। चल कमीने, कंपनी रहेगी उधर रिसेप्शन पर जो लड़की की बैठी होगी वो हो बहू शहरिश की कॉपी है। इस फैसल उठ खड़ा हुआ, साथ ही कहना भूला, सहरिश सिर्फ एक है, उसके बाद अल्लाह ने उस जैसी और नहीं बनाई। पीछे से किसी की जुबान पर खुजरी हुई थी, वो एक भी धरती पर बोझ है। फैसल का बाजू शहबाज के हाथ में था, जो उसको घसीटता हुआ हवा ले गया। फैसल ने पीछे मुड़कर गद्दारी करने वाले को घूरते हुए कहा, शर्म कर बेगैरत, तुम वो तेरे होने वाली भाभी है। उन दोनों के बाद दूसरे भी खड़े हो गए। सबको नीचे गेट तक छोड़ने के बाद वो लॉन की कुर्सी पर बैठकर शहबाज की कई बातों पर गौर करते हुए सोच रहा था। आया उस मौजू के बारे में घर हर बात की जाए या नहीं, मगर अब्बू की गाड़ी के हॉर्न ने उसको सोचों से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वो सब भूल कर अपने कमरे में किताबों में गुम हो चुका था। दूसरे दिन अभी उठ के नहाने के नाश्ता कर रहा था, जो दिमाग में वो एक कोंदा सा लपका। वो वहाँ से उठकर अंदर आया कि स्टैंड से अपनी मोटरसाइकिल की चाबी निकाली। गाड़ी पर जाना आइडियल होता, मगर गाड़ी उसकी 2 हफ्तों से वर्कशॉप पर खड़ी थी। उसका इंजन बैठ गया था। अम्मी, मैं ज़रा फैसल की जानब चाह रहा हूँ, हो सकता है आने में थोड़ा लेट हो जाए। वो क्रोशिया से
मलीहा को कि बेड शीट बना रही थी। हाथ रोक कर बेटे के ऊपर नजर डाली। काली शलवार कमीज में ऊंचा लंबा सरापा, सफ़ेद माल रंग, सर भर भारी बालों का जंगल दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। अभी कल तो वो गया था, इतनी जल्दी उदास हो गए? बस एक काम याद आ गया, आप अब्बू को बता देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मजीद कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर निकल गए। घर से थोड़ी दूर आकर फ़ोन करके शहबाज को थोड़ी मालूमात ली, फैसल को पक्का कर दिया। घर से कोई फ़ोन आए बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जॉब में फैसल में कुछ कहना चाहा तो उसने लाइन काट दी। उसके बाद मोटरसाइकिल फुल स्पीड से फैसल की तरफ जाने के बजाय नारोवाल कर जा रहा था। 12 बजे वो मुल्क के आलम हयात की हवेली के दरवाजे पर मौजूद था, जिसके दरवाजे पर चौपट खुले हुए थे। वो मोटरसाइकिल अंदर ले आया। मुलाजिम उसको देखते ही उसकी जानिब आया, उसे मोटरसाइकिल स्टैंड की और नीचे उतारा। चाबी जेब में डालकर बालों में हाथ मारा, जो हुआ के साथ ऊपर का उठकर नया ही हेयर स्टाइल बना चुका था। जब तक मुलाजिम उसके करीब आया, वो आंखों पर रख के डार्क शेड्स भी उतार चुका था। जी, किससे मिलना है? पहले तो यार ज़रा एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ, फिर बात करता हूँ। मुलाजिम उस बात में सर हिलाकर वहाँ से हट गया। गांव को आने वाली सड़क कच्ची होने की वजह से धूल मिट्टी का जायका मुंह में भी महसूस हो रहा था। कुछ आया भी वो हवा के घोड़े पर था, काले कपड़ों और काली पिशावरी चप्पल भर भी सफ़ेदी पहनी थी। उसने लिबास हाथ से झाड़ा और पैरों को एक एक करके ज़ोर से ज़मीन पर मारा और इर्द गिर्द का ऐसा लेते हुए नजर नल पर पड़ी तो इधर कोई हो गया। हवेली बहुत बड़े रकबे पर बनी हुई थी। बहुत पीछे जानवर नजर आ रहे थे। एक तरफ ट्रैक्टर ट्राली और दूसरी तरफ दूसरी मशीनरी खड़ी थी। नल खोलकर हाथ मुंह धोए, कली के हाथ के साथ तरी लगाकर बालों में फेरा। तब जाकर आंखें खुली। मुलाजिम हाथ में एक ट्रे उठाया मंजर पे आया, जिसको उसने गेट पर थोड़ा हटकर बने बगीचे में गहरी छांव के नीचे रख के कुर्सी सीट के मेज़ पर रखा। मिसम भी उधर आ गया। कुर्सी पर बैठकर उसने मुलाजिम को बढ़ाया हुआ पानी उसके गिलास का थाम लिया। 2-4 घूंट में उसने पानी खत्म करके खाली गिलास मेज़ पर रखा और मुंतज़िर खड़े मुलाजिम को बोला, मेरा नाम मिसम तलाल है, मैं लाहौर से आया हूँ, मुझे आलिम हयात साहब से मिलना है, तुम जाकर उन्हें बताओ। उससे पहले कि मुलाजिम वहाँ से जाता, गेट से बंद गाड़ी अंदर आई। मुलाजिम बोला, ये अपने शारिक साहब आए हैं, मैं उनको बताता हूँ, आपको घर तक ले जाएंगे, क्योंकि बड़े मालिक साहब इस वक्त घर पर नहीं है। गाड़ी से 3-4 लड़के निकले, सारे के सारे अच्छे खासे जूतों वाले, कद तो मिसम जैसा ही था, मगर जिस्म भारी था। मिसम वहीं बैठा रहा। भाई ने के साथ एक जग में मुलाजिम दूध लाया था, थोड़ा सा गिलास में डालकर पिया तो मिसम को दूध के जायके से बड़ा मज़ा आया। चीनी के बगैर होने के बावजूद दूध मीठा था। वो जो चौंकना होता तो देख पाता, जो करना होता देख पाता। मुनासिब ने जब शारक को उसके बारे में बताया तो शारक की आंखों में से पहली हैरत तो उभरी, फिर खून उतरा। उसको क्या पता था यहाँ उसका ऐसा इस्तकबाल होने वाला है। उस सूरत में वो भी किसी तैयारी के साथ आता, तैयारी नहीं तो कम अज़ कम चौकन्ना ही रहता। तो वो लड़की के बाप से मिलकर एक दफ़ा सच बताने की नीयत से आया था, मगर यहाँ वो हुआ जिसका ख्वाब वो ख्याल में भी वो ना सोच सका था। शारक रो फर से चलता हुआ मिसम की जानिब आया, जो टांग पे टांग रखकर रिलैक्स मूड में बैठा था। सामने खेत में चलती औरतों को देखने लगा। नो तो तुम हो मिसम तलाल? शारक की आवाज़ पर उसे चौकर में उसकी जानिब देखा और थोड़ी के नीचे रखा हाथ निकालकर जांचती नज़र से शारक को देखते हुए तमाश से बोला, जी मैं ही हूँ, क्या आप आलम हयात साहब को बुला सकते हैं? मैं सिर्फ उनसे मिलने को आया हूँ। ज़ाहिर है दामाद अपने ससुर से ही मिलने आएगा, हम कौन सा कह रहे हैं हमसे मिलने को आएंगे? बेहूदगी से हंसते हुए शारक ने मुंह खोला तो पान खाने वाले के काले दांत नजर आए। मिसम ने आंखें मीचते हुए उसका सर ताप पैर जायजा लिया। बज़ाहिर साफ सुथरे होने में वो उस शख्स का अंदर काला था। मिसम को उससे पूछना पड़ा, तुम कौन हो? आलम साहब के बेटे हो या कोई और? लहजे में सामने वाले के लिए इज्जत एहतराम चा चुकी थी। शारक उसको घूरते हुए बोला, मैं वो हूँ जिसकी मांग के साथ तुम वक्त गुजारते रहे हो। उसके अल्फाज ने मिसम को आग तो बड़ी लगाई, पर वो बर्दाश्त कर गया, अपनी जगह से उठ खड़ा। खैर जो कोई भी हो, एक बात तुमने बता दी, एक होते हैं बेगैरत लोग जो अपने घर की औरतों की तो इज्जत करते हैं पर बाहर की औरतों को कुत्ते की नज़र से देखते हैं, पर तुम तो बेगैरतों के बेगैरत निकले हो, जो गैर औरतों तो छोड़ो अपने घर वाली औरतों की भी इज्जत नहीं कर सकते। शारक का हाथ मिसम के मुंह पर थप्पड़ मारने को उठा था, जिसको मिसम ने दरमियान में रोक कर अपने दूसरे हाथ से खींचकर एक चमाड़ शारक के चपड़े पर मारा। उसके दोस्त और नौकर को सब देख रहे थे। शारक की आंखें लाल गारा हो रही गई। बोला तो गुस्से से उसकी आवाज़ फटी जा रही, तुमने मेरे ही घर में खड़े होकर मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, तुम अच्छाई की काबिल ही नहीं हो। घर आए मेहमान पर हाथ उठाया, क्या वो अच्छा था? शारक ने नजर बचाकर मिसम के पीछे खड़े लड़कों को इशारा किया। उन्होंने मिसम को पीछे से गर्दन में बाजू डालकर जकड़ लिया। वो 3 थे और दूसरी तरफ वो अकेला। तुम मेरे हो वो बिन बुलाए मेहमान हो जिसकी खिदमत मैं दिलो जान से करूंगा, और ऐसी खिदमत जिस तुम्हें
इनसे तुम सारी उम्र याद करोगे। लड़कों की गिरफ्त में उनको अच्छा खासा मुश्किल वक़्त देते। मिसम के चेहरे पर शाहरुख ने अपने अंगूठियों वाले हाथ से लगातार 5-7 मुक्के नाक और माथे के करीब मारे थे। उसके नाक से निकलने वाले खून का धार ने शाहरुख का हाथ भी लाल कर दिया। तकलीफ की शिद्दत से कुछ देर के लिए उसको अंधा बहरा कर दिया। नाक की तकलीफ तो वैसे भी एक दफ़ा नानी याद करवा दी थी, और वो कोई प्रोफेशनल फाइटर तो नहीं था जो ऐसी सूरत हाल से इस बेहतर से तरीके से निपटता। फिर भी जैसे ही वास में वापस आया, जुबान पर भी बाज ना आई। साले खिदमत तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं वाकई तुम्हारा बहनोई लगता हूँ। उसके आगे वो सारे ही उस पर फूट पड़े। लातों की हंसों की बारिश के दौरान उसने अपना सर दोनों बांसों के दरमियान जोर से पेंच लिया, मगर फिर भी सर पे लगने वाली एक चोट से जल्द ही उसका जहन तारीकी में डूब गया। अगली दफ़ा जब आंखों की भारी पलटें उठा कर देखना चाहा तो जिसम का एक हिस्सा तकलीफ से कराह रहा था। एक आंख बड़ी मुश्किल से खुल रही थी, मुंह में बड़ा बुरा जायका खुला गुलाव था। उस घड़ी उस खुद ने उससे इतराफ़ किया, यूँ अकेले यहाँ आकर बड़ी गलती कर चुका हूँ। अब आगे देखना था किस्मत में क्या लिखा था। तभी उसका इदराक हुआ, उसके वजूद को कुर्सी पर बांधा हुआ था। तकलीफ के बावजूद उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। सारा ने साबित कर दिया, शेर मर कर भी शेर रहता है। उसकी सरगोशी के जवाब में अंधेरे कमरे से शाहरुख की करगत आवाज़ उभरी। शेर किसको बोल रहे हो? उसी को जो बंधा हुआ है। जब कभी तुमने देखा है किसी ने गीदड़ों को बांध कर रखा है? जवाब में वो एक थप्पड़ उसके 14 तबक रोशन कर गया। अब बताओ यहाँ किसको मिलने आए थे? ये पहले मेरे हाथ खोलो, फिर तुम्हारे अंदाज में बताता हूँ। जवाब में फिर थप्पड़ मारा। वो तकलीफ और गुस्से से गाली देते बोला, एक दफ़ा मेरे हाथ खोलो, फिर पूछता हूँ कि किससे मिलने आए हो। मैं तो आते ही बता चुका हूँ, अब बता दूँ क्या सुनना चाहते हो? मैं बस सच में सुनना चाहता हूँ, और जब तक झूठ बोल रहे हो मैं ऐसे ही थप्पड़ पर थप्पड़ मारता रहूँगा। हाँ, तुम्हें मुझे मारने का परमिट मिला हुआ है। एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा मेरा हाथ खोलो कर मेरे अकेले मेरे से बात करो। बाप से मिलने आए थे ना, उसका यहाँ कोई ज़िक्र नहीं है। तुम बस उसके बाप को मेरे पास बुलाओ। इस दफ़ा एक की बजाय लगातार 3 थप्पड़ उसका जब ठीक-ठाक जमा गए। हाँ, सारे तेरी बहन रुबाब मेरी गर्लफ्रेंड है, साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं। बड़े दिनों से मिलने नहीं आई तो मैं खुद आ गया। अब बुलाओ उसको, अगर मर्द हो तो। जवाब में शाहरुख बड़ी खबासत से हंसा था। अपने हाथ से पकड़ा फ़ोन उसके सामने नीचे चाहता वह वहाँ से चला गया। मिसम आंखें मीच कर गहरे गहरे सांस लेने लगा। अब उसको अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसके दिमाग में से एक ख्याल गुजरा, अगर मेरे साथ ये सलूक हो रहा है तो रुबाब के साथ अब तक क्या कुछ हो चुका होगा। क्या कहीं उन्होंने उसको मार ही ना दिया हो? न जाने क्या क्या ख्याल उसके दिमाग को और भी मुंतशिर करते रहे, मगर इस वक्त वो पूरी तरह से उन लोगों के रहम और करम पर था। अब आगे देखना था क्या होने वाला था। उसको प्यास महसूस हो रही थी, मगर नींद अंधेरे में सिवाय उसकी आती जाती सांसों की आवाज़ और कुछ दिखाई या सुनझाई नहीं दे रहा था। और उस हालत में उसे यहाँ न जाने और कितना वक्त रहना था, और इस बात पर इससे इल्म था आया बाहर अभी तक दिन है या रात हो गई है। अगर आज से पहले रंगों की दीवानी को कोई आकर ये कहता, ज़िंदगी में ऐसा भी होता है जब ज़िंदगी ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे सफ़र करती, बल्कि बिल्कुल साकत होती हो जाती है। साकत ज़िंदगी, साकत सोच, साकत इंसान को ये कहता है ये सब मुमकिन है, तो वो एक तकरीर कर देती, ज़िंदगी की कभी नहीं रुकती। जीता जागता इंसान साकत कैसे हो सकता है जबकि वो जानदार है, और जानदार की तारीफ यही है। वो बढ़ता फूलता और है, अपने इर्द गिर्द के माहौल मौसम रवैयों पर रद्दमल ज़ाहिर करता है, इसलिए कभी भी मनजमद नहीं होता, हरकत में रहता है। मगर अब वो हार गई थी। उसको दुख ये मार गया था, ना बाप ने, ना माँ ने, ना भाई ने, किसी ने एक दफ़ा पूछना गवारा ना किया आखिर हुआ क्या है दूसरों के रवैये से। अब आप नहीं मरते, दूसरों की हैसियत से ही क्या है? आपको उनके रवैये खुशी देते हैं या दुख की इंतहा गहराइयों में फेंकते हैं, जिनसे आप राह रास्त मुंसलिक हों, जो दिल के मकीन हो, जो आपके सबसे ज़्यादा में अपने हों, जिनसे जिनसे आपकी सारी उम्मीदें हों। मंगनी टूटने का गम नहीं हुआ, दिल टूटने के गम से अधोम कर दिया, सारी तवानाई चूस ली। एक ही हफ्ते में उसका सारा रंग रूप खो गया। चच्ची ने शादी होना का पूरा हक अदा करते हुए सारे खानदान और गांव में रबाब के नाम के साथ मिसम तलाल का नाम लगाकर इतने कैसे कहानियां छोड़ी थी कि कोई फैक्शन लिखने वाला भी एक्सपर्ट इतना शानदार ना हो लिखता। रही सही कसर उनकी इकलौती मोमबत्ती नायला ने पूरी कर दी। उसने रबाब के एक दोस्त को फ़ोन करके मज़े लेकर सारा किस्सा बिल्कुल ही नए मायने से सुनाया था। अम्मी तो मुस्तकबिल बिस्तर से जा लगी थी। आलम हयात इस सारा हफ्ता अपने कमरे से निकले थे। अंदर न जाने सारा वक्त वो क्या करते, सिवाय अब्दुल्ला के उनके कमरे में और कोई भी ना जाता। किसी को इजाज़त नहीं थी। अब्दुल्ला ने ही खाने के बर्तन लाता ले जाता। अम्मी ने रो रो कर खत ख़त्म की हुई थी, मगर फिर न जाने और आंसू कहाँ से आ जाते। और ऊपर से गुस्सा गजब ये है कि रिश्तेदार और लोग गाँव के औरतों के पास अफसोस करने ऐसे आती हैं जैसे खुदा न खास्ता उनकी बेटी मर गई है। जितने मुँह उतनी बातें। एक वो थी अपने बेड पर अकड़ के बैठी रहती सारा दिन सारी रात, एक पल को आँख ना लगती, ना भूख रही ना प्यास। हर अज़ान के वक़्त उठती, कमरे में मौजूद अटैच हबात से वाज़ू करती और नमाज़ पढ़कर फिर वैसे ही बैठ जाती। सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशें राख हो चुकी थी, मगर वो ये नहीं जानती थी जो आगे आ रहा है वो पहले से भी ज़्यादा हिला देने वाला है।
दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक देकर दरवाज़ा वार करने वाला अब्दुल्ला था। उसने घुटने से सर उठाकर देखने की मैं ज़हमत भी गवारा नहीं की, वो भी मुखातिब के बगैर बोला, "अब्बू तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं।" अब के वो चौंकी, सर उठाकर भाई को देखा जो अपनी बात करते हुए वही वापस मुड़ गया, जिसमें न जानी सी ताकत दौड़ गई। मिलाकर खामोशी का कुफल टूटा था। आखिर अब्बू को उसका ख्याल ही आ गया था। जल्दी से पैरों में जूते डालकर बाहर आए। अब्बू के कमरे में कदम रखते ही कदम सुस्त पड़ गए। वहाँ सिर्फ अब्बू अकेले नहीं थे, ज़िया चाचू अब्बू के साथ बेड पर बैठे थे। अम्मी एक तरफ कुर्सी पर बैठे कर उसकी वक़्त भी अंचल से आंसू साफ़ कर रही थी। अब्दुल्ला नाराज़ सा बाबू साहब अब्बू के साथ के पीछे पीछे की जानिब खड़ा था। अब उस सब के अलावा वो कुर्सी एक मौलवी साहब रजिस्टर लिए बैठे थे। उसको देखते ही ज़िया चाचू को आगे आए और उसको बाजू से पकड़कर अपने और अब्बू के दरमियान वाली जगह पर बैठा दिया। अब भी वो बैठी ही थी जब कमरे में अब्बू की आवाज़ गूंजी। मौलवी साहब निकाह शुरू करें, उसके दिल की दुनिया उथल-पुथल हो गई। वो तो कुछ और सोच कर आई थी, यहाँ क्या हो रहा है? क्या चचा ने अपनी बीवी को मना लिया है कि दिल से सच्ची शादी पर राज़ी हो गई, इसलिए इस वक़्त यहाँ पे मौजूद हैं? नहीं है, ये भी तो एहतजाज की ही एक शक्ल है। चला है शादी करके एक ही दफ़ा मेरे माँ-बाप मुझे आग में फेंक देंगे, जिसने पहले ही मुझे हर तरह बदनाम कर दिया है। शादी के बाद मुझे क्यों सुख का सांस लेने देगा। सोच के घोड़े पर सवार हो वो वहाँ बैठे-बैठे न जाने कहाँ से कहाँ चली गई। हकीकत की ज़मीन पर तब पटका जब मौलवी के मुँह से निकलने वाले अल्फाज पर गौर किया। रुबाब वल्द आलम हयात, क्या आपको मीसम वल्द तलाल अहमद के साथ अपने निकाह हक महर 10 लाख सिक्का अराइज़ वल वक़्त के मुताबिक कबूल है? इसको लगा वो गलत सुन रही है, मगर एक दो और फिर तीसरी दफ़ा मौलवी ने वही अल्फाज ज़रा वह एकदम अपनी जगह से उठकर चीखी, मुझे हर एक ही दफ़ा गोली क्यों नहीं मार देते? अपने हाथों से मेरा गला घोंटते हैं, मगर ये मौत से बदतर ज़िंदगी तो मुझे ना दे। चाचू ने प्यार से उसका थाम कर अपने साथ लगाया। ऐसे नहीं कहते, मेरी बेटी तो बड़ी बहादुर है, अभी बस इस निकाह के लिए हाँ कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब्बू इस तरह नजरें फर्श पर जमाकर सपाट लहजे ले बैठे थे। अम्मी फिर सर झुकाकर आंसू साफ करी थी। चाचू मैं तो मर तो जाऊंगी, मगर ये निकाह नहीं करूंगी। इस दफ़ा चाचू नहीं अबू बोले, और अब ऐसा बोले कि उसको हमेशा के लिए चुप करवा गए। चलो ठीक है, निकाह ना कबूल करो, मगर मैं तुम्हें मारने के बजाय खुद को ख़त्म कर दूंगा। फिर तुम अपनी ज़िंदगी अपने रंग से जी लेना, और अगर तुम्हारे दिल में मेरी और ज़रा सी भी इज्जत है तो ये निकाह कबूल कर दो। आजमाइश की घड़ी से गुजर आए तो ज़िया जश्न उमर जारी हुआ, आंखों से आए। अब उसने एक नज़र उठाकर मज़ीद किसी की जानिब में देखा। मौलवी ने अपना जुमला दोहराया, साथ देती गई हाँ करने के बाद कामते हाथों से मतलूबा जगह पर दस्तक करके वहाँ से उठ गई। चेहरा बिल्कुल सपाट था। शारिक ने अपनी तरफ से तो बड़ी ख़तरनाक गेम खेली थी। उसने अपनी और मीसम की सारी गुफ्तगू फ़ोन में रिकॉर्ड की थी, पर सिर्फ वो हंसा रखा था जिसमें मीसम पे ये कह रहा था कि वो रुबाब से मिलने आया था। आगे पीछे एडिट करा के उसने वो ऑडियो और ताया के सामने चलाने के बाद इतराफ़ किया कि मीसम की इस बात का मज़ा चखाने के लिए मैंने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी तबीयत साफ़ की है। बाद में सियार डेरे पर गए। गोदाम वाले कमरे में कुर्सी के साथ रस्सियों से बंधे लड़के को एक देखकर उनको शारक पर बेहिसाब गुस्सा आया था। उन्होंने मुलाजिम से कहकर फ़ौरन डॉक्टर को बुलवाया और खुद आगे बढ़कर मीसम को खोलकर अपने साथ ले आए, जो खून निकलने की वजह से कभी नींद में जाता, कभी होश में आता। पिछले कई घंटों से लुकन मिट्टी खेल रहा था। शारक बाप को गुस्से में देखकर मंजर से हट गया, क्योंकि ज़िया कोई लिहाज ना करते थे। गुस्से में होते तो नौकरों के सामने ही उसकी इज्जत अफजाई कर देते। अभी तो फिर उसने उस एक बंदे को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाकर काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया था। मगर एक चीज़ को उसकी खुशी थी, जो थप्पड़ उसके बाप ने माँ को सबके दरमियान में मारा था, उसका बदला वो ले चुका था। कुछ उसको मीसम पर वैसे ही गुस्सा था, कुछ भी था न रुबाब को पसंद करता था, और अचानक से रुबाब के साथ हर जगह मीसम का नाम लिए जाने की वजह से वो अंदर से हर्ट हुआ था, साथ ही गुस्सा भी था। क्योंकि क्यों उस दिन वो उस लड़के के दे मदद लेकर इसके साथ गई थी। वो लोग गुजरावाना से लाहौर आते हुए ट्रैफिक में फंस गए थे, जो काला शाह का काको से शुरू होकर शहदरा तक सारी सड़कें पूरी तरह में जैम थी। यहाँ तक कि वो शेखुपुरा के रास्ते लाहौर के आए गए, फिर वही मुसीबत मिली। वो लोग शाम पर 5 बजे के से गाड़ी में फंसे थे और रात को 11:45 वहाँ से खलासी हुई, और 12:30 बजे वो लोग गैलरी के बाहर थे, और वो वहाँ नहीं थी। नायला को फ़ोन करके पूछा उसने। लाइलमी के सार के घर पर फ़ोन किया तो इल्म हुआ वहाँ भी नहीं है। नायला ने तसल्ली दी, हो सकता है अपने किसी दोस्त के घर चली गई। अब सारी रात अब्दुल्ला शारक घर चले गए थे। ज़ियाज़ उसको गोदाम से निकाल कर एक कमरे में ले आए थे, जहाँ एक तरफ कमरे की सेटिंग ड्राइंग रूम जैसी थी, दूसरी तरफ एक चारपाई बिछी हुई थी। अब कौन है? उसने उनके चेहरे पर फिक्रमंदी देकर पूछा। मेरे बाप का चचा हूँ। हैरत है, आपके बेटे ने आपसे कुछ नहीं सीखा। नौजवान असल जज्बाती होते हैं, कल घुटनों में लेकर घूमते हैं। अब आप मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हैं? फ़िलहाल तो डॉक्टर का इंतज़ार करो, ताकि हम तुम्हारी मरहम पेटी करवा सकूँ। बेटे के माल छुपाना चाह रहे थे हैं? नहीं यार, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। दरवाजे के बाहर अब्बास ने बताया डॉक्टर आ गया है। उससे सारे जख्म साफ़ किए, कहीं घर से साफ लिबास मंगवाकर उन्होंने उसके खून और गिरद से आटे कपड़े बदलवाए। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर उसको दी, साथ में डॉक्टर की दी गई दर्द की गोलियाँ। क्या वक्त हुआ है? मुझे घर जाना है। आज की रात तुम इधर ही रुकोगे? जी नहीं, मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूँ। मुझे अभी जाना है। आप आलम हयात साहब से मेरी मुलाकात करवा दें, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। उन्होंने मुलाजिम को भेजा। 15 मिनट बाद मुल्क हयात
आया। वो पहली नज़र उस पर पड़ते ही चौंका। उसका सारा मुंह सूजा हुआ था। मैं आलम हूँ कि मुझे बताया गया है तुम मुझसे मिलना चाहते हो। अफसोस है कि इस वक्त मैं उठकर आपसे हाथ नहीं भी नहीं मिला सकता, पर ये बात मैंने जाने कितने घंटे पहले की थी। बिलाखिर आप तशरीफ़ ले ही आए हैं, तो इस दिन मैं तुम्हारे साथ थी, यही बताने को आया हूँ। मगर इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप रात के वक्त कहीं से गुजर रहे हों, वहाँ एक खातून अकेली खड़ी नज़र आए कि जहाँ दिन में भी मांस नोचने वाले गद मुंह खोले अपने शिकार की तलाश में घूमते हैं, वहाँ रात के वक्त कोई औरत खड़ी मिले और बाय चांस आप उसके नाम से वाकिफ़ हो, आपके मोहल्ले की लड़की है, कॉलेज स्कूल में पढ़ती है, कि आप कान लपेट कर वहाँ से गुजर जाएंगे या फिर रुककर माजरा चाहने की कोशिश करेंगे? हाल में हाथ ने कुछ नहीं कहा, सर झुकाकर फर्श में ना चाहने क्या खोज रखा है। उसने जवाब की उम्मीद की भी नहीं पाली थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपकी बेटी और मेरे दौरान कोई तलक नहीं होना तो बहुत दूर की बात है, कभी बातचीत भी नहीं हुई रही। मैंने शनासा चेहरा होने के बिना पर उस दिन उसके पास जाकर मदद की ऑफ़र करके सिर्फ अपने अखलाकी फ़र्ज़ निभाया था। कसूरवार वो नहीं है जिसको आप लोग यूँ बदनाम करके सजा दे रहे हैं, बल्कि वो है जो उस वक़्त दिन पर उसको नहीं ले उस दिन वक़्त पर उसको नहीं लेने आए थे। मैं उसके कहने पर उसको गज़न के हॉस्टल ड्रॉप करने गया था। रास्ते में पुलिस वाले मिल गए। मेरी जेब से दोस्त को तंग करने के लिए जो ड्रग चोरी किए थे वो हमें मज़ीद मशकूक कर गए। इतनी सी सारी बात है। बच्चों की बात जब आए ना साहबजादे, तो इतनी सी बातें जहर से भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। क्या तुम इस बात की गवाही देने को आए हो कि मेरी बेटी बेकसूर है, उसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है। क्या तुम रबाब से शादी करोगे? अगर तुम हाँ कहते हो तो मैं इसी वक्त उसका निकाह करके तुम्हारे साथ भेज दूँगा। कोई भी बाज़बान यहाँ देने से पहले ये जान लेना है वो मेरा खून है। मैं उसे तुमसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मगर मैं जाकर लोगों को गिरबान नहीं पकड़ सकता है। खबरदार कोई मेरी बेटी की गलत बात ना बोले। तुम अगर गलत और दुरुस्त बाप की सफाई कर देने के लिए यहाँ आए हो। अब बताओ, उसी बेकसूर को अपना नाम देने को तैयार हो? तो 3 अफराद कमरे में मौजूद थे। जो चौथा अब्दुल्ला दरवाजे के अंदर खड़ा था, मगर उसके बावजूद तवील खामोशी छाई रही थी। फिर वो बोला, अगर मैं ना करूं तो मैं ज़बरदस्ती हाँ करवा लूँगा। हर तरफ उसका नाम तुम्हारे साथ निकला हुआ है। अब शादी भी तुम्हारे साथ ही होगी, ये तुम पर है। सीधे से हाँ करते हो या टांगों में गोलियां खाकर? यू नो व्हाट, तुम सारी की सारी फैमिली ही जंगली पागल लोग हो। मेरी तो मत मारेगी तो यहाँ आ गया। मेरी तरफ से आपकी बेटी को रखें या भाड़ में जाए। मैं तो चला। वो अभी उठ खड़ा ही हुआ था जब दुल्ला ने उसकी टांग के करीब फर्श में निशाना लगाकर फायर किया। तो हड़बड़ाकर पीछे को गिरा। अपनी टांगों की सही सलामत होने की तसल्ली लेने के बाद अपने हाथों में सर थाम कर बैठ गया। अब वो वाकई थक गया था। सामने दीवार पर लगी घड़ी शाम के 5 बजा रहे थे। सारा दिन उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। आलम याद है दोबारा से रिंग पूछा, बल्कि दरवाजा में खड़े अब्दुल्ला को हुक्म दिया, जाकर मौलवी को बुलाओ, निकाह पढ़ाओ। अगले आधे घंटे में निकाह हो गया। पहले मिस्म से हाँ करवाई गई, उसके बाद अंदर जाकर रुबाब को घेरा के था। वो अगला सारा वक्त गुस्से में भरा बैठा रहा। निकाह होने के बाद अंदर से एक खातून आई। वो नहीं जानता था वो कौन है, मगर उनकी आंखों में के अंदर का नरम तासर ये इशारा करता था वो यकीन रुबाब की। मैं उसके लिए खाना लेकर आई थी जिसको उसने हाथ भी नहीं लगाया। उनके बड़े सार पर सिर्फ चंद घुमे जहर मार गए। मैं घर जाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ रुबाब को भेज दें। वो इतना कहकर उस कमरे से निकल गया जहाँ लाइट पहले ही डिम थी। बाहर आया तो शाम में होने की तैयार थी। मोटरसाइकिल के करीब जाकर मालूम हुआ ना सिर्फ उसका चैन तोड़ दिया हुआ था, बल्कि पेट्रोल भी ज़ाया किया गया था। ज़हरे लब उसने मोटी मोटी 3-4 गालें निकाली और उस वक्त तरह मोटरसाइकिल साथ लेकर चलता बाहर को फट गया। सिया हयात ने बहुत कहा उनका ड्राइवर गाड़ी पर दोनों को छोड़ाएगा, मगर मोटरसाइकिल इधर ही छोड़ कर जाओ, ठीक करवा कर भेज दूँगा। मगर उसने ना सुनी। आप लोग जितना कर चुके हैं वही बहुत है, मज़ीद की गुंजाइश ना करें इस वक्त तो बस मेहरबानी करके इस खातून को बाहर ले आए। रुबाब अपने कमरे में थी जब अम्मी अब इतनी दोनों दिनों में पहली दफ़ा उसके कमरे में आई थी। रुबाब बेटा मिसम बुझा रहा है, उसका कहना है तुम उसके साथ चलो, मैं बैग में तुम्हारे चंद जोड़े डाल देती हूँ, साथ लेकर जाओ, बाकी मैं भेज दूँगी। वो सपाट लहजे में बोली, क्या वो बाहर इंतज़ार करे? हाँ। वो अपनी जगह से उठी, अलमारी के दराज से अपना पाउच ने पकड़ा और जिसमें उसकी अपनी मेहनत की कमाई थी। पैरों में स्ट्रिप वाले जूते पहने और बाहर निकल आई। माँ पीछे आवाज़ें देती रह गई। वो नहीं रुकी, किसी से नहीं मिली, किसी के गले लगकर नहीं रोई। बाहर गेट से कुछ हटकर वो खड़ा था, पर वो पहली नज़र उसको पहचान ही नहीं पाई। चेहरा सूझ को पता नहीं क्या बना हुआ था। ये तो चाचू उसके पास खड़े थे, जिससे उसको अंदाज़ा हुआ वो यही है। रुबाब को गेट से बाहर देकर उसने ज़िया साहब से मुसाफा किया। वो चल पड़ा और कुछ भी कहे बगैर चादर में चेहरा छुपाया उसके पीछे थी। इतने ज़्यादा जिस्मानी तशद्दुद के बावजूद ये शुक्र था उसकी टांगों पर कोई सीरियस चोट नहीं आई थी, वरना यूँ चलकर जाना एक नामुमकिन सी बात थी। दोनों आगे पीछे चलते गए और गांव को बहुत पीछे छोड़ गए। गांव से अगले स्टॉप के करीब थे जब वो पहली दफ़ा बोली थी। उसको एक स्टॉप पर मौजूद वर्कशॉप को बताकर वो खुद भी वहीं बैठ गई। वहाँ मोटरसाइकिल को बनने के लिए देकर उसने फैसल को फ़ोन किया। अगले 2 घंटे वो लोग वहीं रुके रहे। खाने को कुछ भी मैसर नहीं था। वो स्पाट से
सांप से हटकर डूबते सूरज की रोशनी में बैठी आती जाती ट्रैफिक को देखती, कभी रोने लग जाती, कभी चुप कर जाती। उसने नहीं पूछा किस बात पर रो रही है, अपने यूं रुखसत किए जाने पर या मेरे साथ रुखसत किए जाने पर, बल्कि आकर खामोशी से उसके बराबर बैठ गया। फैसल आया तो अकेला नहीं था, शाह शहबाज और तलाल अहमद खुद मौजूद थे। बाप को सामने देखकर मिस्र में नजर चढ़ानी चाहिए। उन्होंने खींचकर एक थप्पड़ उसके पहले से नीले पड़े गालों पर छेड़ दिया। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, जिधर दिल करता है मुंह उठाकर तनहा चल पड़ते हो। अगर आज वो लोग तुम्हें जान से मार देते तो मैं अपना बेटा कहाँ से लाता, जबकि मुझे यही इल्म तो नहीं तो कम तुम कहाँ हो कहाँ। जवाब में वो ज़बरदस्ती उनके गले लग गया। मुझे माफ़ कर दे, आज मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की है, मगर अब क्या करूँ, एक और थप्पड़ मारना है तो अभी मार ले। ये रुबाब है आपकी बहू। तलाल अहमद ने बेटे को गौर से देखा, फिर उसके पीछे खड़ी कामती डरी सी उस लड़की को देखा जो हड्डियों का ढांचा मालूम हो रही थी। फैसल और शहबाज रास्ते में उनको सारी सूरत हाल से आकर चुके थे। उनको रुबाब की शक्ल में वहाँ मलिहा खड़ी नजर आई। दिल को कुछ हुआ, आगे बढ़कर रुबाब को सर पे हाथ रखा, तसल्ली दी, अपने साथ लगाकर गाड़ी तक लाए। जिसके आंसू सिसके में बदल गए थे। जो तसल्ली भर हाथ अपने बाप की जानिब से मांग रही थी, वो हाथ उस रहमदिल इंसान की जानिब से मिला था। रुबाब को तलाल अहमद ने फ्रंट पैसेंजर सीट पर बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। वो तीनों पिछली सीट पर घुस गए। सारा रास्ता फैसल और शहबाज के चेहरों पर शायद मुस्कुराहट न गई। वो दोनों की कमीनगी को नज़रअंदाज करने की खातिर आंखें मूंद कर अपना सर फैसल के कंधे पर रख कर बड़ा रहा। वो उसको दो हाथ लगा लेना चाहते थे, मगर रुबाब और तलाल अहमद की वजह से खामोश बैठे रहे। लाहौर आने के बाद पहले फैसल और शहबाज को उनके घर पर ड्रॉप किया, फिर अपने घर आए। 10:30 बजे गए। खदीजा और मलिहा हरबाज से आलम दोनों के इंतजार में सेटिंग रूम में बैठी हुई थी। वो इस चीज़ से बेखबर थी कि दोनों बाप बेटा एक साथ ही हों। बाहर गेट की आवाज़ के बाद गाड़ी के इंजन को सुनकर खदीजा तसल्ली हुई। चलो तलाल को तो पहुंच गए थे, अब वो खुद ही फ़ोन करके मिसम की खबर ले लेते। मगर सबसे पहले अंदर दाखिल होते मिसम की हालत देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। टूटे हुए स्प्रिंग की तरह उछलकर सोफे से उतरी। तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हें क्या हुआ है? इसलिए आज सुबह से मेरा दिल डूब रहा था। तुम कहाँ थे? मिसम की जख्मी चेहरे को दोनों हाथों में नरमी से हाथ थाम कर जायज़ा लेते हुए उन्हें आंखों से आंसू निकल आए थे। मिसम ने उनके बाहों में उभरा। माँ रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। मगर क्या हुआ क्या है? अब के वो तलाल अहमद की जानिब बढ़े। आप उसको कहाँ से लेकर आए हैं? आज तो इसका काला सूट पहना हुआ था, ये इन कपड़ों में ऐसे कैसे? उनकी बात में रह गई। तलाल अहमद के पीछे सहमी डरी हुई वो कमज़ोर सी लड़की खड़ी अपनी मोटी मोटी खौफजदा नज़रों से उनको देख रही थी। ये लड़की कौन है? तलाल अहमद ने आगे बढ़कर उनका बाजू अपनी नरम गिरफ्त में लिया और खामोश तमाशाई बनी मलिहा की जानिब मुड़े। मिली बहन को अपने कमरे में ले जाओ, फ्रेश होने में मदद दो, फिर खाना लगाओ। और मिसम चाहो तुम भी ज़रा मुंह हाथ धो और खाना इकट्ठे खाते हैं। तब तक मैं तुम्हारी माँ से दो ज़रूरी बातें कर लूँ। अबू अम्मी वो उसको साथ आने का बोलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। मलिहा हैरान परेशान खड़ी मिसम को देखती, कभी रुबाब को। मिसम ने हंस पे आदत है उसके पर सर पर चपत लगाई। हालत देखो अपनी, डरोने लग रहे हो, फिर भी आराम नहीं है। ये कौन है? मिसम ने अपनी एक पूरी और एक आधी खोली आंख से रुबाब को देखा, जो अभी तक वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी थी। आगे बढ़ा, उसका ठंडा पड़ा हाथ पकड़ा, वो उसके कंधों तक आ रही थी। इतना क्यों डर रही हो? अपने घर आई हो, जस्ट रिलैक्स। मलिहा ने खौफजदा होकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे। भाई कहीं यहाँ भी कोई फिल्म वाला सीन तो नहीं हो रहा? कहीं ये हमारी वो बहन तो नहीं जो अब्बू की दूसरी बीवी से ऐसे हो जिसका उन्होंने आज तक हम में से किसी को भी नहीं बताया हो, और आज उनकी दूसरी बीवी के मरने पर ये बच्ची अकेली हो गई हो तो वो उसका घर ले आए हो? मिसर ने ताली बजाई। आई मिस कि से तुम्हारी अंदर की कहानियाँ बनने का हुनर मौजूद है, मगर इस कदर ड्रामा नहीं है। ये मेरी बीवी है रुबाब मिसम। अब तो मलिहा की चीख ही निकल गई। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बस होते हैं कुछ दिन ऐसे भी जो इंसान की ज़िंदगी में नए बाप खिलक जाते हैं। आज का दिन भी तारीख ही है जहाँ तुम्हारे भाई की शादी हुई है। अम्मी को बताती हूँ। क्या और फॉल बक रहे हो? किसने तुम्हारी इस शक्ल से शादी करनी है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पैचिंग बैग समझ कर मारा हो। मिसम ने खड़ा नहीं हुआ चाह रहा था। अम्मी अबू के कमरे से अम्मी की आवाज़ ऊंचा ऊंचा बोलने, कम रोने की ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही थी। उसने रुबाब का हाथ पकड़ा और सीढ़ी की जानिब बढ़ गया। मेरी खाना लगाओ, हम लोग अभी आए। रुबाब किसी रोबोट की तरह उसके साथ खींची जा रही थी। मलिहा को लगा आज तो पागल ही करने वाले इंकशाफ हो रहे हैं। हम सर हिलाती हुई किचन की जानिब चली गई। ऊपर आकर तीसरा कमरा उसका था। उसी तरह रुबाब का ठंडा यक हाथ अपने परे से गर्म हाथ में थामकर उसको अंदर लाया। लाइट ऑन की। रुबाब को बेड पर बैठने का इशारा करते हुए खुद अपनी अलमारी की जानिब बढ़ गया। ट्रैक सूट की ढीली सी पैंट के साथ एक फुल स्लीव जंपर निकाला, कपड़े बेड पर फेंक कर कमरे में पड़े। सोफे पर बैठकर जूते उतारते हुए बोलने लगा, रुबाब ये हादसा हम सब के लिए इतना ही नया, हैरत अंगेज़ और डराने वाला है जितना खौफजदा तुम इस वक्त महसूस हो कर रही हो। अम्मी की भी यही हालत होनी है। अब्बू उनको संभाल लेंगे, मगर फिर भी माँ हैं जज्बाती होकर बात कर जाएगी, तो प्लीज़ तुम दिल पर मत लेना। ना ही उनकी किसी बात को संजीदा लेने की ज़रूरत है। ज़रा गुस्सा करेंगी फिर ठीक हो जाएंगी। बात करते करते वो चौंका। वो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखा रही थी। ये समझना भी मुश्किल था, आया वो सुन भी रही है या वो वैसे
वैसे ही सर झुकाकर अपने हाथों की लकीरें को खोज रही है। वो गहरा सांस खींचता हुआ सोफे से उठकर उसके बराबर आ बैठा, अपनी जगह सिमटी। जब हम आखिरी दफ़ा मिले थे तो क्या तुमने यही लिबास पहना हुआ था, या मुझे गलती लग रही है? उसे सर उठाकर डबडबाई नज़र से अपने बहुत करीब बैठे अपने बहुत ही गैर शख्स को देखा। वो अपनी जगह साकत हो गया। इतने करीब से आज तक इतनी खूबसूरत आंखें देखी भी कब थी, इसलिए पहले वार पर ही बोल्ड होना इतनी अजीब बात नहीं थी। फ़ौरन अपनी जगह से उठकर बाहर को गया और बाग ने आंखें साफ करते हुए एक नज़र कमरे पर डाली। गहरे और हल्के नीले रंग से सारी सजावट की गई थी। दीवारों का रंग ग्रीन था। मैट बहुत ही नीचा बगैर हेडबोर्ड के एक फ्रेम के ऊपर मोटा सा मैट्रेस रखा था, जिस पर ब्लू और सलवार सूट सिल्वर ब्लू और सिल्वर बेडशीट बिछी हुई थी। नीला ही कम्बल पायने पर रखा हुआ था। गहरा नीला कारपेट दरवाजे के करीब एक साइड पर डाइनिंग मेज़ पर रखा था, जिसके आगे एक कुर्सी रखी थी। दरवाजे के एंड सामने सोफा सीट था, जिसके पीछे दीवार पर बुक शेल्फ बनी हुई थी। बेड के आगे दूसरी जानिब अलमारी, उसके साथ ड्रेसिंग टेबल सीट था। वो खाली ज़हनी हालत में गुम थी। वो वापस अंदर आए तो हाथ में 2 अदद ज़राना सूट के हैंगर्स थे। स्किन रंग खाड़ी का सूट था, जिस पर सुर्ख एप्लेक लगी हुई थी। दूसरा काले रंग था। ये मिली से लेकर आया हूँ, प्लीज़ तुम उठकर गर्म पानी से शावर लो, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बाप ने अपने खुश होंठों पर ज़ुबान फेर कर तरकी। ये मैंने ना करनी चाहिए थी, पर अब्बू ने कहा वो खुद को ख़त्म कर लेंगे। मुझे माफ़ करना, मगर मेरी जगह इस घर में नहीं है। वो आगे बढ़ा, एक दफ़ा फिर उसका बाजू पकड़कर उठाया, वॉशरूम की तरफ ले गया, उसको दरवाजे से बाहर खड़ा कर छोड़कर खुद अंदर आ गया। सुर्ख सूट वाला हैंगर और अंदर लटकाया, शावर ऑन किया, अलमारी से नया साफ़ तौलिया निकाल कर उसके हवाले किया। रुबाब प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हालत देख रही हो, हमें आराम की ज़रूरत है। नीचे मरीहा खाना लगा रही है, अम्मी पहले ही अपसेट है, तुम्हें इस तरह देखकर मज़ीद परेशान होगी। सुन रही हो, थोड़ी सी हिम्मत पकड़ो, जल्दी से शावर लेकर निकलो, हम सब तुम्हारा इंतज़ार करें। चलो शाबाश। वो सरबाज में इस बात में हिलाती अंदर गई। वो तब वहीं खड़ा रहा जब तक दूसरी तरफ से पानी गिरने की आवाज़ ना आई। शुगर का करमा बढ़ते हुए अपने कपड़े पकड़कर दूसरे वॉशरूम में का रुख किया। गर्म पानी के टकोर से उसका बड़ा सुकून महसूस हुआ। जख्मों के अकड़ में कमी होती महसूस हुई। ये अभी भूल गया। नीचे सब खाने पर इंतजार करें। होश तब आया जब मलिहा ने दरवाज़ा बचाकर दहाई दी। अम्मी को फिक्र हो रही है, बाहर निकल आओ। जब वो नीचे आया तो सब पहले ही से मेज़ पर मौजूद था। मैं क्या रोई हुई लग रही थी, मगर ये देखकर तसल्ली हुई। वो रुबाब को पास बाहर उठाकर नरमी से आहिस्ता आहिस्ता कुछ खा रही थी। वो नहाने के बाद साफ़ सुथरे लिबास में निकली हुई थी। मुझे तो बड़ी भूख लगी है, आप भी सब शुरू करें। उसने अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए सरसरी से कहा, फिर सालन डालकर खाने लगा। सभी अपनी प्लेट की जानिब मतवज्जा हो गए सिवाय रुबाब के, मगर अम्मी ने पहले खाना निकालकर उसके सामने रखा, फिर खुद अपने लिए निकाला। खाने के दौरान इतनी बातें नहीं हुई। सबने खामोशी से खाना खाया। पेट भरते ही मेसम को किया तो आंखें बंद होने लगी। वो उठ खड़ा हुआ, माँ के गले में पीछे से बाहें डालकर उनके गाल पर प्यार किया, साथ ही कान में से कोशिश की, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा यूँ अकेला मुँह उठाकर अपनी ससुराल नहीं जाऊँगा और मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत ही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलबत्ता आपकी बहू बहुत डरी हुई है लग रही है। बाकी बातें कल सही, अभी बहुत नींद आ रही है। एक दफ़ा फिर उनके माथे पर प्यार करने के बाद किचन के अंदर चला गया। कैबिनेट में से दवाइयाँ वाले बॉक्स निकाल कर 3 मुख्तलिफ गोलियाँ मुंह में रख कर पानी के साथ निकल गया और 2 मज़ीद निकाल कर बॉक्स वापस रखने के बाद बाहर मेज़ के करीब आया और गोद गोलियाँ बाप के सामने मेज़ पर डाली। ये लेना, नींद अच्छी आएगी। उसकी बात पर खदीजा बोली, मैसी उसको नींद की गोली भी दे दो बेटा, देखो ना कैसी उसकी आंखें के गिर्द काले स्याह हल्के पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता आजकल ये नींद ले रही है, मुझे भी यही शक हुआ है, और एक गोली नींद की ही दी है मिली। खाना लगाने को शुक्रिया, सब बखैर, शुभ बखैर। अब मुझे शब बखैर मलिहा ने जवाब दिया, जबकि दयाल अहमद ने सर हिलाने पर इत्तफा किया। जाओ। खुद भी हाथ धोने को सिंक की जानिब बढ़ गए। वो अभी पहली सीढ़ी पर चढ़ा था जब माँ के आवाज़ पर रुक गया। अकेले ही भाग रहे हो, रुबाब को तो साथ ले जाओ। वो था माँ मुड़ते हुए बोला, अभी तो खाना खा रही होगी, खा चुकी है, दुआ भी ले ली है। फिर वो शफ़क़त से रुबाब को मुखातिब करते हुए बोली, जाओ बेटी आराम करो, इंशाल्लाह सुबह तक बेहतर महसूस करोगी। और मेसम तुम्हारे डेस्क के दरवाजे में वो क्रीम पड़ी हुई है जो डॉक्टर ने तुम्हें कुहनी पर लगाने को दी थी जब गिरने से अंदर की जल्द मुतासिर हुई थी, जो सोने से पहले चेहरे पर लगा लेना। सालिमा ने सारा ख्याल नहीं किया, मेरा एक ही बेटा है, इतनी बेदर्दी से मारा है, कहीं कोई सख्त चोट लग जाती तो फिर तलाल के इशारे पर वो रुबाब को लेकर वहाँ से खिसक गया। कमरे में आते ही दराज से क्रीम ढूंढकर लगाने की नीयत से ड्रेसिंग की शीशे के सामने खड़ा होकर एहतियात के साथ सारे लगाने के लिए साथ साथ रुबाब को गभी जायजा लेता था। वो जो कमरे के वस्त में खड़ी होकर बेड और सोफे को जांच कर शायद कोई फैसला करना चाह रही थी। मिसम ने अपने
ख्याल के तहत पूछा, क्या तुम अपने घर को फ़ोन करके बात करना चाहती हो? वो चौंकी, कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है, मेरा मतलब है अपनी अम्मी से तो बात करना चाहती होगी। वो इसी तरह बगैर किसी लचक के बोली, मेरी कोई अम्मी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। वो जान चुका था वो टूटी हुई है, थकी हुई है, रिश्तों से बेतबार हो चुकी है। मौजू बदलता हुआ बोला, मेरी थोड़ी सी मदद करोगी? उसने सर मोड़कर सवाल नज़र से मिसम को देखा। मेरी कमर पर दर्द है, क्या तुम उधर ये क्रीम लगा सकती हो? और बाप ने उसको ऐसी नज़र से देखा जैसे मिसम ने कह दिया हो, मेरा पाकिस्तान से छलांग लगा सकती हो। वह उसके तासरात देखकर जहरीला मुस्कुराया। यही वो चाहता था, उसका ध्यान बटे और वो रोबोट के बजाय इंसान जैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मैं मिली या अम्मी को बुलाता हूँ, वो लगा देंगी ना। नहीं, मैं उनको फिर से क्या तकलीफ़ देनी, मैं ही लगा देती हूँ। ये ना चाहते हुए भी रुबाब के मुँह से जुमला निकल गया। मिसम चलता हुआ उसके करीब आया और करीम उसकी जानिब हो रहा दी, यहाँ खड़े खड़े लगा दोगी कि या मैं लेट जाऊँ? नहीं, ऐसे ही लगा देती हूँ। मिसम ने अपने जम्पर ऊपर को उठाकर सर से खींच कर उतार दिया। अब वो तकरीबन बगैर शर्ट के उसके सामने पीट के खड़ा था। एक दफ़ा तो रुबाब की आंखें शौक की वजह से पूरी की पूरी खुल गई। उसके कमर और बाजू पर नील देखकर तो इतना अंदाज़ा हो गया था वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, मगर ज़ाहिर नहीं कर रहा था। कामते हाथों से क्रीम खोलने के बाद ढेर सारी उंगलियों पर निकाल कर सारी कमर पर लगाने के बाद उसके बाद बाजों के ऊपर हिस्सा पर लगाई, आँखों से स्याल बह रहा था। ये शख्स मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ का शिकार हो रहा है। ये ख्याल बड़ी पुख्तगी के साथ दिमाग में रकम हुआ तो उसके हाथ थमे तो मिसम ने हल्की सी गर्दन मोड़कर भौं चकाई। क्या सारी लग गई? उसने फ़कत सर हिलाने पर इत्तफ़ा किया। मिसम ने एक झटके से जम्पर वापस पहना और दीवार के चारे पड़ा। लाइट बंद करो। इसकी उंगलियां स्विच बोर्ड पर थी, मगर और बाप की मर्जी जा रहा था। ठहरें, पहले मैं सोफे तक पहुँचूँ, अंधेरे में गिर ही जाऊँगी। वो हैरान हुआ, सोफे पर क्यों? मैं आपको तंग नहीं करना चाहती, यकीन करो मेरा बेड 2 क्या 3 लोगों के लिए भी काफ़ी है। कई दफ़ा जब फैसले लोग इधर रुकते हैं 3 लोग आसानी से सो जाते हैं, इसलिए फ़जूल से तकलीफ़ छोड़ो और बेड पर जो सी मर्जी साइड पर ले लो। जल्दी करो ताकि फिर मैं लाइट ऑफ करूँ। वो इतने आराम और तहम्मुल से बैठ के जिस मर्जी साइड पर लेटने की ऑफ़र कर रहा था जैसे दोनों के दरमियान अचानक कितने पुराना बेतकल्लुफ़ रिश्ता चल रहा था। वो आपके अंदर गहरी बेचैनी से रायत करने लगी। मैं आपके साथ यूँ एक कमरे में एक बेड पर कैसे सो सकती हूँ? मैं पहले हैरान हुआ, फिर होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सर झटता हुआ उसके करीब आया, पहले थोड़े करीब आया, फिर बहुत करीब आया। वहाँ पर गर्मी तो बहुत बिल्कुल नहीं थी, मगर रुबाब के माथे और नाक के नोक पर पसीने के कतरे चमकने लगे। घबराहट का शिकार हो रही थी, जी चाहा दरवाज़ा खोलकर भाग जाए उस शख्स से दूर, इस घर से दूर। फिर यकदम ख्याल आया, यहाँ से भागकर कहाँ जाएगी? पिछले सारे दरवाजे वो आप आज अपनी तरफ से बंद कर आई थी। वो उसके सामने खड़ा बड़े गौर से उसके अबरू की एक एक तंबिश देख रहा था, होंठों का थड़कना, पलकों का डसना। बड़े मैं नामहसूस अंदाज में उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाए और अपने गालों से मिस किए दोनों तरफ अपने चेहरे के गिर्द, और बाप के हाथों का हाला बनाया। रुबाब को लगा जैसे बिजली की तारों को छू लिया। और झुका हुआ सर मजीद झुक गया। रुबाब के हाथों के ऊपर अगर उसकी अपनी गिरफ्त ना होती तो वो कब की हाथ खींच चुकी होती। रुबाब मेरी तरफ देखो। उसने जैसे सुना ही नहीं, ना ही उसको वजूद कांप रहा था। मिसम को शक हुआ जैसे वो रो रही है। उसका चेहरा ज़रा सा ऊपर किया, शक की तस्दीक हो गई। बंद आंखों के हार से बाढ़ से आंसू बह रहे थे। मिसम के दिल को कुछ हुआ। इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त आ जाता है, वो कहाँ से कहाँ जाता है। रुबाब की ज़िंदगी में भी ऐसा बुरा वक्त ही आया था, वरना मैं यहाँ कभी ना होती। या फिर ये हादसा हुआ ही नहीं उन दोनों को मिलाने के लिए था। ये जो भी था वो उसके सामने उसके वजूद का हिस्सा बनी करती। कैसे, क्यों, जैसे सवाल सब अबस लगे थे। उसने इसका सर अपने सीने से लगाकर उसे गिर्द अपने बाजू हल्के महसूस किए। न जाने कितनी देर यूं ही उसके साथ थामे खड़ा रहा। पहले वो हिचकियों से रोती रही, फिर सिर्फ आंसू से हिचके बाद हल्की हल्की सिसकियाँ रह गई। मिसम के लब उसके साथ ताज़ा तरीन शैम्पू हुए बालों में गुम थे। फिर यूं ही खड़े खड़े वो बिल्कुल खामोश हो गई। मिसम ने हैरत के साथ खुद से ये सवाल किया, क्या ये सो गई है? और वाकई वो सो गई थी। उसको बेड पर लटाकर कंबल ओढ़ने के बाद लाइट बंद करके वो खुद भी अपनी जगह आकर लेट गया। नींद की वादी में गाफिल होने से पहले उसको वजूद का एक ऐसा रेशा उसकी शर्ट के सामने हिस्से पर पहली तड़ी पर फोकस था। वह तड़ी रुबाब के आंसू थे जो उस वक्त उसके पहलू में सुकून की नींद सो रही थी। तो ये था आज के नॉवल का पार्ट 10। कैसा लगा आप लोगों का नॉवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल पर बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।